नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कभी कभी मैं अपने चार्ट के हिसाब से बाध्य हो जाता हूँ, यानी मेरी ड्यूटी बन जाती है कि जो भी मेरी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, जिस भी क्षेत्र में है, उसको शेयर करूं। बाध्य होने का कारण क्या होता है कि पर्टिकुलरली टाइम पे कोई क्वेश्चन किसी के थ्रू, चाहे वो मेरे स्टूडेंट के थ्रू या आप कह लीजिए कोई एक ऐसी नेचुरल करेक्टरिस्टिक के थ्रू जिसका मुझे आंसर देना होता है। आज सुबह मुझे ऐसा ही एक मेरे उम्र में तो बड़े हैं और बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलजर हैं, आप दोस्त कह सकते हैं। उनके साथ मेरा संबंध भृगु नंदी नाड़ी सिखाने के दौरान हुआ था। उनके यहाँ से मुझे एक मैसेज आता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का। मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में खुद पढ़ाता नहीं, मेरा कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एक फॉरवर्ड किया था, उसकी फीस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। तो मैं वहां पर देखा आज कि अगर आज देखेंगे, आज पर्टिकुलर के दिन, जो अभी 2-2.5 दिन जैसे भी है, चंद्रमा जो है वो 7 नंबर राशि में, चंद्रमा जो है गोचर का 7 नंबर राशि में है, और शुक्र जो है वो 4 नंबर राशि से वक्री होकर गोचर कर रहा है। तो अगर आप एक तरह से देखेंगे तो चंद्रमा और शुक्र का आपस में एक्सचेंज है। और साथ ही साथ जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चार्ट को बना के देख रहा हूँ, उस टाइम पे आप देखेंगे तो शुक्र जो है 11 नंबर की राशि में आ रहा है चार्ट में, और जो चंद्रमा है वो 2 नंबर की राशि में आ रहा है, मतलब सेकंड हाउस और 11th हाउस में, जैसा कि भी मेरे चार्ट के हिसाब से है। तो मैं ट्रांजिट का जब गोचर लगा के देखता हूँ, लेकिन ये मेरे चार्ट की डिटेल से कुछ भी संबंध नहीं है, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा और शुक्र का किसी भी प्रकार से आज के दिन में दोनों का आपस में एक्सचेंज। तो मुझे वहां से पता चलता है कि मुझे आज की जो एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है वो एक एक्सचेंज है। 11th हाउस और सेकंड हाउस इन्वॉल्व है मेरे चार्ट के हिसाब से। और किसी ने भी भेजा है तो मैं जो भी टॉपिक भेजा है, जो मेरी नॉलेज है उसकी, चाहे मैं उसका कोर्स कराता हूँ या नहीं कराता हूँ, वो शेयर करनी चाहिए। देखिए, टॉपिक जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा लंबा होगा। थोड़ा सा लंबा क्या होगा, तो 15-20 मिनट का वीडियो होगा। प्लीज इसको पूरा देखिएगा अगर आपका थोड़ा सा भी रुचि है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। मैं कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ, कोई शेयर मार्केटिंग का काम नहीं करता हूँ। उल्टा मैंने जब शुरू में एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले इसके अंदर थोड़ा बहुत नुकसान ही उठाया, चाहे किसी और की एडवाइस से ही किया। लेकिन अब क्योंकि मैं इसको सीखा है मैंने, और मैं इसका ये भी पक्का है कि मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में किसी को एडवाइस नहीं करता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक प्रोजेक्शन दे सकता है, आपको गारंटी नहीं देता है। आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकता है ट्रेडिंग करने के लिए, आपका स्किल को कर सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि ये 100% गारंटी देगा, तो एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं इसको 100% गारंटी में नहीं मानता, या अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं आज आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। आप अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर हैं, आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट, या आप ट्रेडिंग करते हैं, तो प्लीज अगर आपको चार्ट में अपने नॉलेज है, अपने वैदिक चार्ट की अगर आपको नॉलेज है, तो इसको लगा के देखिएगा। देखिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला संबंध ये देखना चाहिए हमें चार्ट से, क्या आपकी जिंदगी में पैसा कमाने के योग हैं। काम सभी करते हैं, कर्म सभी काटने के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन क्या वाकई में ही आप संचित कर पाएंगे पैसा किसी भी रूप में, एडवाइजरी के रूप में। देखिए, ये चार्ट आपके सामने मैंने पहले ही लगाया है। बेसिक फाइनेंशियल पे आने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इस चार्ट में देखेंगे तो जो 11वां हाउस है और सेकंड हाउस है, जो प्रोमिनेंटली पैसे के लिए बोलता है, दोनों का यहाँ पर गुरु से संबंध है। और गुरु एक तरह से 11वें संबंध हाउस में खुद ही बैठा है जाके, चाहे वो वक्री भी है बेसिक से। अगर वो वक्री होके भी आएगा तो सामने जो नेचुरल कारक है शुक्र, वेल्थ का, कंफर्ट का, लग्जरी का, मार्स मेहनत का, वो उनको देखेगा। तो ये जातक का तय है कि ये जिंदगी में पैसा कमाएगा। अब मैं इस चार्ट में आपको ये नहीं बता रहा कि ये कैसे कमाएगा। वो धर्म के रास्ते से कमाएगा, प्रचार करके कमाएगा। ये बहुत ही प्रोमिनेंट आज के
जो एक टीवी में छाया हुआ धर्म गुरु है, उसकी कुंडली, बहुत यंग एज के हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि वो किस तरह से पैसा कमा। मेरा सिर्फ ये चार्ट दिखाने का मतलब क्या था कि आपका गैम्बलिंग, आपका शेयर मार्केटिंग, आपका प्रचार, आपका एडवाइजर, कुछ भी रूप से पैसा कमाने का तरीका हो सकता है जिंदगी में, या आप जॉब करके कमा सकते हैं, बिजनेस करके कमा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा ना कि एवरीवन डजंट हैव ए कर्मा रिलेटेड टू मनी। हर किसी का इस जीवन में कर्मा पैसे से संबंधित नहीं है, तो पैसा नहीं कमा पाओगे। आप उतना ही कमा पाओगे या भगवान आपको उतना ही देंगे जो आपकी हैंड टू माउथ है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो बहुत बड़ी आज चंद्रयान की टीम का ही साइंटिस्ट हो, लेकिन आपको वहां पर भी ऐसे कुछ साइंटिस्ट मिल जाएंगे जिसका आज शाम को आप देखोगे चंद्रयान 3 पे उनकी मून पे लैंडिंग है, तो वहां पर भी आप देखोगे सारे बहुत अमीर साइंटिस्ट नहीं होंगे, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी होंगे जो अपना जरूरत ही पूरी कर पा रहे हैं, चाहे उनकी सैलरी 3 करोड़ रुपए होगी, उससे खर्चे इतने हो जाएंगे कि संचित नहीं कर पा रहे। तो चलिए, आज मैं जो आपको बता रहा हूं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, या जो भी आपका कह सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में, इन चीजों से पैसा कमाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली है, शेयर मार्केट है, और फाइनेंशियल मार्केट पे किसी भी रूप से आदान प्रदान होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था, जेपी मॉर्गन जो बहुत बड़े बैंकर हैं, उन्होंने कहा था कि आपको अगर करोड़पति बनना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास या एस्ट्रोनॉमी में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जिंदगी में अगर अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, तो आपका ऑटोमेटिकली एस्ट्रोलॉजी में विश्वास हो जाएगा, यानी ज्योतिष के अंदर विश्वास हो जाएगा। उसी चीज को आगे चलते हुए मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप बेसिकली आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हाउस आपकी कुंडली में जितना अच्छा होगा, वो यहाँ से इन गतिविधियों को देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका देखना है 10वां घर, 10वां घर ये आपका कैरियर है। अगर आप कहीं पे स्टॉक मार्केट के पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का जो हाउस है वो 10वां घर है। तो जीविका चलाने के लिए कि आप ये काम कर सकते हो, ये 10th हाउस में दिखना चाहिए। 11वां घर वो है जब आप कैरियर या धर्म से लाभ का घर है। जब भी आप कैरियर से या धर्म से लाभ की बात करोगे, तो आपको 11th हाउस को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके अलावा विशेष रूप से द्वादश भाव को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। कुछ लोग तो इसको स्टॉक मार्केट का सेकंड हाउस बोलते हैं। तो ज्यादातर किताबों में ये लिखा गया है कि स्टॉक मार्केट का जो सेकंड हाउस है वो 8th है, लेकिन मैंने कहीं पर इतनी 3-4 जगह इसको पढ़ा है कि स्टॉक मार्केट के लिए जो 12th हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 8th हाउस को हम वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन या दूसरे के पैसे के लिए लेते हैं। दूसरे का पैसा या दूसरे के द्वारा आपको सडन गेन होने का 8th हाउस है। इसलिए स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट आप जो पैसा लगाते हैं, खर्चा होता है, उसके लिए 12th हाउस को देखना जरूरी है। तो 8th हाउस और 12th हाउस का इस तरह के स्टॉक मार्केट के केस में जो एक एक्सचेंज देखा गया है। इसके अलावा 2 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 प्लैनेट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है जुपिटर और मरकरी। तो जुपिटर जो है बेसिकली वो धन का कारक है, क्योंकि निवेश संबंधित धन सब इसी से होता है, या ब्लेसिंग जुपिटर। कुछ लोग इसको वीनस से भी मानेंगे, लेकिन वीनस का जब मैं ट्रेडिंग में आऊंगा उस चीज के लिए लेंगे, अभी हम एक जनरल कारक की बात कर रहे हैं। बुध एक्चुअली कैलकुलेशन का या गणना का है, उच्च क्वालिटी की गणना, या आपकी इंटेलिजेंस है, या जुपिटर आपकी विजडम है। जुपिटर और वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन एक तरह से विजडम और इंटेलिजेंस का भी हो जाता है। तो ये बेसिक रूप से आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए। ये एक बेसिक रूप है, ये जो आपके चार्ट में फिफ्थ हाउस आपका कैसा है, आपका 8th हाउस कैसा है, आपका 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस कैसा है। इसके अलावा भी कुछ लोग जो हैं वो 1st हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस को भी लेते हैं।
जब कैरियर की बात करते हैं, जो फुल टाइम कैरियर की बात करते हैं, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सेक्टर में या जो फाइनेंस के सेक्टर में स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि 6th हाउस से आपकी प्लानिंग हो सकती है, 7th हाउस से आपको उसको बिजनेस वगैरह का भी देख सकते हैं, और से फर्स्ट हाउस जो आपका जो है वो सेल्फ का। लेकिन मैं यहाँ पर उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। अब आते हैं जो आज का जो मेन मुद्दा है। अब चार्टों पे ये सब चीजें मैं आपको लगा के बताऊंगा। ये चार्टों पे सब चीजें लगा के बताने के लिए, एक ये ऐसे व्यक्ति का है जिसने स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। स्टॉक मार्केट से, जैसा मैंने पहले येलो कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है, 5th हाउस को ही सिर्फ लिया है, 8th हाउस को लिया है, 10th हाउस को लिया है, 11th हाउस को लिया है और 12th हाउस को लिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वेटेज जो पहले देना होगा, जो अभी तक मैंने बात की, आपको कोरिलेशन देखना होगा कि 2nd हाउस और 11th हाउस के बीच में क्या संबंध बनता है। इस जातक के अगर आप देखोगे, जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो षडाष्टक के हिसाब से हम पॉइंट लेते हैं, कैलकुलेशन आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। हाउस जो 2nd हाउस है वो बहुत प्रोमिनेंट है। 2nd हाउस बेसिकली वेल्थ का हाउस है, फाइनेंस का हाउस है, फैमिली का हाउस है। तो 2nd हाउस में 651 पॉइंट है, और जो दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है, अगर आपको मैं सही देख पा रहा हूं, तो 586 जो पॉइंट है वो 11th हाउस में, और दोनों का ही लॉर्ड अगेन जुपिटर बन जाता है, और जुपिटर वहां पर 11th हाउस में बैठे। तो ऐसा कहा गया है कि 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड अगर आपस में कोई संबंध बना लें और उनको 9th हाउस का लॉर्ड देख ले, 9th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर कौन है वापिस, जो यहाँ पर वीनस है, वीनस और जुपिटर आमने सामने है। तो ये जातक जो है, अब ये पैसा जो कमाएगा इस चार्ट के हिसाब से ये तय है कि जिंदगी में पैसा कमाएगा। अब पैसा कमाने के लिए तो ये तय है कि भयंकर रूप से ये धनी होगा। केतु भी लगन में है, वो दूसरा कंसेप्ट है कि केतु लगन में होता है तो जातक देर सवेर करोड़पति अरबपति बनने की राह पर चल निकल सकता है, अगर वो प्रोवाइडेड सही डायरेक्शन में काम करे। अब मुद्दा आता है कि भाई इस बात का कि भाई अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, 1st हाउस से आपका प्रोफाइल देख सकते हैं, 2nd हाउस से आपका इकोनॉमिक या प्रॉफिट देख सकते हैं, 3rd हाउस से आपका कम्युनिकेशन है कैसा देख सकते हैं, 4th हाउस से आप पर्सनल कैसे लोगों से मिलोगे या कैसे लोगों के साथ आपका व्यवहार रहेगा, 5th हाउस आपकी स्ट्रेटेजी का है, 6th हाउस आपके प्रोडक्शन का है, यानी आपके दिमाग में आप क्या विचार चल रहे हैं, 7th हाउस आपके एसोसिएट का है जो आपके पास आके अपना पैसा लगाएंगे, 8th हाउस आपके एक्सपेंसेस का है, 9th हाउस आपको एक्सपेंशन देगा, 10th हाउस आपको कंपटीशन देगा, 11th हाउस के अंदर आपकी गुडविल क्या है। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिफरेंट चार्ट बन जाता है। जो पहले मैंने बताया वो आपका चार्ट है, अब इस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के चार्ट को आपके चार्ट के साथ मर्ज करेंगे। तो 11th हाउस आपकी गुडविल है, क्योंकि लोगों का विश्वास होगा तभी आपके पास आके वो पैसा लगाएंगे। 12th हाउस आपकी शॉर्टकमिंग्स का है। इसी के हिसाब से अगर हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में चले तो आगे जाल के हम राशि का भी इन हाउसेस को कोरिलेट करें, तो एरीज की जहाँ राशि होगी वो चैलेंजिंग होगी, टॉरस की जो होगी वो कंजर्वेटिव होगी, जो जेमिनी की होगी वो सुपरफिशियल होगी, जो कैंसर की होगी वो केयरिंग वाली होगी। इसी प्रकार से अगर लियो की चलेगी तो वो डोमिनेटिंग होगा, और वर्गो की चलेगी तो वो बेसिकली दोबारा फिर आपको आप कह सकते हैं केयरफुल रहेगा। लिब्रा वाली जो चलेगी तो उसमें नेगोशिएशन करेगा, स्कॉर्पियो चलेगी तो हिडन चलेगा, और सजिटेरियस होगा तो विजनरी होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राशि लेनी। कैप्रिकॉन जो होगा वो डिसाइडिंग होगा, एक्वेरियस जो होगा ओरिजिनल होगा, और पाइसिस जो होगा सबमिसिव होगा। तो इन हाउस और इन राशि के कारक तत्व को लगा के अब यहाँ पे प्लेनेट आप बिठा दीजिए। सन जो होगा वो आपकी बेसिक ड्राइव को करेगा अगर इन हाउसेस में आएगा, मून आपको लॉन्गिंग के लिए करेगा, मरकरी आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा, वीनस आपका अफेक्शन कर देगा, मार्स आपको एग्रेशन दे देगा, जुपिटर जो है आपको लक दे देगा, सैटर्न आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोलेगा, यूरेनेशन सॉरी अगर यूरेनस की अगर आप जो आप फॉरेन अगर एस्ट्रोलॉजी में या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में करते हैं तो कंटेम्पलेशन दे देगा, और नेपच्यून जो है आपको फैंटेसी दे देगा, प्लूटो आपको पर्जिंग दे देगा। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को अगर कंबाइन कर लेंगे तो ये सारा आपका एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र बन जाए। पर अब इसमें यहाँ पर दो प्लेनेट बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपके चार्ट में कहीं पर भी वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन बन जाता है
ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए, जैसा मैंने कहा था, कहीं आपके चार्ट में वीनस और मरकरी का संबंध बन जाता है। जैसा कि आज मैं बोल रहा हूं कि जो चंद्रमा है वो आज यानी 23 तारीख को चंद्रमा जो है विशाखा नक्षत्र में है, लेकिन जो बुध है वो अश्लेषा नक्षत्र में। क्यों मैं आपको दे रहा हूं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का? क्योंकि जो बुध और जो शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया और चंद्रमा की राशि में, दोनों में एक्सचेंज भी है। तो इसीलिए मेरी ड्यूटी थी मेरे चार्ट के हिसाब से कुछ ज्ञान बांटना, मेरे कर्मों के हिसाब से, जो मैंने अभी तक किसी को पढ़ाया भी नहीं, वो लोगों के लिए मैं फ्री डाल रहा हूँ। तो वो डालने के लिए वो मेरे कर्म कटेंगे, लेकिन जो इसको लाइक करे ना लाइक करे, या जो इसको कहें कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, वो तो बाद का विषय है। लेकिन मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल और 100% काम करने वाली चीज बता रहा हूँ। तो इस चार्ट में जो वो चीज मैंने बताई है, देख लीजिए, यहाँ पर मरकरी रेट्रोगेट होकर वीनस के साथ जाएगी। क्योंकि जब तक आपके चार्ट में मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, और यहाँ वीनस वापिस पुनर्वसु नक्षत्र में है, और सेट मरकरी जो है यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में है, और शनि जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए शुक्र का संबंध उसके साथ, मरकरी के साथ बन गया। तो ये जातक को बहुत अच्छा लाभ देगा जीवन में, पैसे से बहुत अच्छा लाभ देगा। क्योंकि जो मरकरी है, मरकरी वो इंटेलिजेंस का कारक है, और जो वीनस जो है वो रिसर्च करके, आपका कह सकते हो मॉनिटर करके, इन्वेस्टमेंट करके आपको पैसा लगाता है। तो आपकी इंटेलिजेंस आपको पैसा बढ़ाने के लिए अगर कोई फ्लेवर देती है, कोई थॉट प्रोसेस देती है, तो वो वीनस और मरकरी की वजह से ही देती है। ये चार्ट में एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति का जिसने फाइनेंशियल सेक्टर में अरबों खरबों बनाए, सारा अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। आप जान भी सकते हैं, क्योंकि मैं नाम लेना यहाँ पसंद नहीं करूंगा किसी का भी, मैं रेफरेंस के लिए वो चीज लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वही वीनस मरकरी मून का कॉम्बिनेशन है। मैंने तो अभी पीपीटी बनाई है जैसा आज के में है, मैंने आपको बताया सेम ये कॉम्बिनेशन उसमें है। ऊपर से जो मैंने आपको बताया सेकंड हाउस और 11th हाउस में मैक्सिमम पॉइंट है, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी, जहां पर 9th हाउस के पॉइंट है तीनों में 508, 586 और 651 पॉइंट है। और वीनस भी वहां से जाके सीधा उसको देख रहा है, जुपिटर को। भैया एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जो अगर आपका, ये तो एक चार्ट की है कॉम्बिनेशन, ये इसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर इसमें मान लो किसी में अब ये जातक किस दिन ट्रांजिट करेगा, आप देखिएगा जितने भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में या फाइनेंस स्टॉक मार्केट में परचेज कर रहे हैं लोग, जब भी वीनस और जब भी सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा, वो लार्ज वॉल्यूम में, हमारा जो द्विगुणंदी नाड़ी में कंसेप्ट है वो ट्राइन का लेते हैं, या अपोजिट 1/7 का भी लेते हैं। तो देर आर एक्चुअली 4 मंथ्स, 4 मंथ्स इन ए ईयर। एक साल में 4 ऐसे महीने आएंगे जब भी सूर्य और बुध आपस में बहुत जबरदस्त संबंध बनाएंगे। तो ये जातक उस टाइम पे हाई वॉल्यूम में, पूरे साल में से 4 महीने में ये हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग करते हैं। फिर ये इनकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, चाहे इन्होंने सेल किया हो चाहे ट्रेड किया हो, उसको फिर रिवर्स में ऑर्डर लेते हैं बाकी 8 महीने में। और ये ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं, आप इनको पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होता है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होता है। इसके पॉजिटिव हिडन भी है, नेगेटिव हिडन भी है, मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता फाइनेंशियल सेक्टर में। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि एवरीवन डजंट हैव ए कर्मा रिलेटेड टू मनी। जब आपका कर्मा पैसा कमाने से है ही नहीं, आपने खोना ही है कोई ना कोई सोर्स। जब आपको कमाना लिखा है तो आपको कोई ना कोई आके बता ही देगा कि भैया ऐसे ऐसे काम करना है, इससे पैसा मिलेगा। तो सन और मरकरी के कॉम्बिनेशन जब होता है, इनका चाहे ट्रांजिट से संबंध बनाए चाहे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया उससे बनाए, तो ये लार्ज वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। जब इनका मरकरी बेसिकली जो प्लेनेट है वो स्पीड को इंडिकेट करता है, मतलब अगर मरकरी की स्पीड जो है, ट्रांजिट के मरकरी की स्पीड डिक्रीज है, तो ये अपना तकरीबन मार्केट डाउनफॉल जाती है। तो जब मार्केट डाउनफॉल जाती है तो ये खरीदते हैं, ठीक है। और जब मरकरी जब स्टेशनरी हो जाती है तो लो वॉल्यूम में काम करते हैं। मरकरी की जब स्टेशन स्पीड कम हो जाती है तो लो वॉल्यूम में काम करते हैं। और जब मरकरी अगर स्पीड पकड़ लेता है यानी हायर साइड होता है, तो ये लार्ज वॉल्यूम में काम करते हैं। बट ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट टर्म
शॉर्ट टर्म का या डेली जब इनको करना होता है तब ये करते हैं। लेकिन यही चीज जब इनको होल्ड करके लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी होती है तो ये वीनस को कंसीडर करते हैं, तब वहां पर मरकरी का रोल खत्म हो जाता है। क्योंकि जो ट्रांजिटिंग प्लेनेट है, जिस भी जातक की चार्ट है उसके ऊपर मून जो है वो फ्लक्चुएशन को करेगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को करेगा। तो इन बंदों की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि भी ये होल्ड कर पाते हैं वो फ्लक्चुएशन को, चंद्रमा की ये सह पाते हैं। मरकरी जो है वो स्पीड और मूवमेंट का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं दो प्लेनेट जो है वो एक तरफ बेनिफिक के रास्ते में खड़े हैं, दो प्लेनेट इस तरह से मेलेफिक के रास्ते में खड़े हैं। जो बेनिफिक का काम देंगे जुपिटर और वीनस देंगे, जो मेलेफिक का काम देंगे वो मार्स और सैटर्न देंगे। तो इसी के हिसाब से आपने क्या परचेज करना है। जब आपका बेनिफिट होगा तो आप परचेज करेंगे सैटर्न, और जब वीनस और जुपिटर का आपका पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनेगा आपके चार्ट से, जब सैटर्न और मार्स से मेलेफिक बनेगा तो आप बेचेंगे। इससे ज्यादा मैं अभी और यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज करने वाला हूं। अब आते हैं कि बेसिकली आपका खुद का जो चार्ट है उसमें आपका अगर मून जो है या सन जो है या असेंडेंट, मून सन या आपका असेंडेंट एरीज में है, तो ऑब्वियसली आप एज ए लीडर की तरह काम करना चाहोगे। और लीडर जो होता है वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत एरीज साइन में बैठा हुआ प्लेनेट उसको बहुत डोमिनेट कर सकता है। तो मून अगर एरीज में बैठा है, सन अगर एरीज में बैठा है, या आपका असेंडेंट खुद है, तो आप फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं ना कहीं काम करोगे और आप इंपल्सिव हो जाओगे। लेकिन आप डिसीजन इतना फास्ट लोगे कि आप करोगे ही करोगे, चाहे उसमें आपको नुकसान हो कि नहीं वो आप वो देख लीजिएगा। इसी प्रकार से एक ही और राशि का साइन लूंगा मैं, रोहिणी का। रोहिणी का क्या है कि वो उसका बुल का साइन है, या आप कह सकते हो बेफेलो का है, स्लो है, नेचर है। ऑक्स और बेफेलो ही कहते हैं, काउ नहीं कहते हैं इसको। तो वहां पर उस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर वो बंदा जो हो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करता है, लॉन्ग टर्म तक काम करता है। तो बाकी इसी तरह से 12 साइन को देख सकते हैं। एक चीज यहाँ और मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे लिए फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना है तो हमारे तीन प्लैनेट्स की जो नक्षत्र है, नक्षत्रों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक रोहिणी नक्षत्र का, एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का, और एक मूला नक्षत्र। मैंने क्या बोला है, एक रोहिणी नक्षत्र का, एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का, या आपका रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और मूला। जब तक आपके प्रोमिनेंट प्लेनेट इनमें नहीं है तो आप पैसा रिसर्च करके नहीं कमा सकते। फाइनेंशियल सेक्टर में रिसर्च करके नहीं कमा सकते। ये जिस बंदे का है उसने तो बहुत भयंकर रिसर्च की है, उसका मून भी मूल नक्षत्र में है और जुपिटर भी इसका मूला नक्षत्र में है। इसी प्रकार से अगर आप और भी प्लैनेट्स देखना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता कि उत्तरा फाल्गुनी में कोई, उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य का है, तो सूर्य के नक्षत्र में अगर हम देखेंगे भी तो कोई और प्लेनेट नहीं है। लेकिन जो फोर्थ हाउस में है, जो वो रोहिणी नक्षत्र है, उसमें एक तरह से गुलिका आ रही है। लेकिन गुलिका को हम एक तरह से अनदर प्लेनेट मानते हैं, लेकिन उसको अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा का कुछ नहीं है, तो यहाँ पे दो ही प्लेनेट अगर आप देखोगे इनके मोर देन सफिशिएंट है, मून और जुपिटर, क्योंकि वो 11वें हाउस में बैठे हैं। 11वां हाउस जो है ओवरऑल लाभ का है, और वो रिसर्च करके मार्केट में वो पैसा दे सकते हैं, जो अभी तक मैंने कोरिलेट किया। अगर मैं आपको सेम एग्जांपल, ये सेम जो जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है दूसरे हाउस में देखें, ये व्यक्ति ने शेयर मार्केट से ही पैसा कमाया है, स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाया है, परंतु इस जातक के पास अभी पैसा नहीं है, ये शेयर मार्केट का काम भी नहीं करता। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसकी जिंदगी में भी पैसे के योग हैं कि नहीं है, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो यहाँ पर आपको लगानी चाहिए। लगा के तब हम देखेंगे कि भैया, क्योंकि अगर एक चार्ट पे लग रहा है तो वो दूसरे पे भी लगना चाहिए। क्यों मैंने आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बोला? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी खाली यार स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या किसी को पैसे का लेन देन करने से मतलब नहीं है, किसी और नॉलेज का लेन देन कर लो तो भी आपको पैसा मिल सकता है ना। तो इस जातक में भी देखेंगे जो सेकंड हाउस है वो तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, 631, यानी वहां पे सबसे ज्यादा पॉइंट है, यानी वेल्थ की स्कोप है इसके चार्ट। अब वेल्थ की स्कोप से अगर चार्ट देखेंगे तो दूसरे नंबर पे पॉइंट है जो खुद असेंडेंट में है, तो अपनी मेहनत का ही है। तो 631 और 640 है, तो नियरेस्ट है। अगर मान लो, ये मान लो, तो इसका खुद का या अपनी फैमिली की वजह से ही पैसा मिलता है, कहीं पर ये लाभ की गेन नहीं।
लाभ में देखेंगे वो कोरिलेट कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो पॉइंट है वो 640 खुद के और 631 वो सेकंड हाउस के हैं। तो उन चीजों को कोरिलेट करेंगे, हाँ पैसे का योग दिखता है, सेकंड कंडीशन लगा लेते हैं, सेकंड हाउस और 11th हाउस में कोई रोल है, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वीनस है, और 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो मून है, और 9th हाउस का भी लॉर्ड जो बनता है मून है। 9th हाउस का लॉर्ड बेसिकली जो ना 11th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहे सिचुएशन वर्स्ट कर रहा है, लेकिन एक सेकंड हाउस का 11th हाउस का और 9th हाउस का संबंध बन रहा है। सेकंड हाउस और 9th हाउस का संबंध बन रहा है तो ये जातक जीवन में पैसे जरूर कमाएगा। अब आप, क्योंकि सभी किताबों में लिखा है कि स्टॉक मार्केट इंश्योरेंस सेक्टर से 8th हाउस से देखते हैं तो उनसे पैसा कमाएगा, क्योंकि मैं सेकंड 8th हाउस को स्टॉक मार्केट के लिए लेता ही नहीं, मैं लेता हूँ 12th हाउस से कोई संबंध नहीं बन रहा, तो ये स्टॉक मार्केट से पैसा कमा नहीं रहा। ये किस चीज से पैसा कमाएगा? अब ये जिस चीज से पैसा कमाएगा उसका एक और रिलेशन देखने के लिए हम देख सकते हैं कि हाँ ये इंटरेस्ट तो हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली फिफ्थ हाउस का जो स्टॉक मार्केट सॉल्यूशन या एक एजुकेशन के क्षेत्र में दिखाता है, वहां पर 8th हाउस का लॉर्ड जो है 5th हाउस में जाके बैठ गया, तो एक संबंध तो बना रहा है, लेकिन संबंध क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट से कमाए, कुछ पैसे कमा सकता है डाउन करके, कुछ और पैरेलल में सेकंड हैंड पे कमा सकता है, लेकिन मेन हाउस जो है 5th हाउस का एजुकेशन बनता है, कंसल्टेंसी का बनता है, तो ये दूसरों को एडवाइस करके, दूसरों को पढ़ा के, दूसरों को कंसल्टी देके पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों मैंने अपनी जो भी नॉलेज थी, क्योंकि मेरे पास आज चार्ट के हिसाब से जो भी इंडिकेशन मिलती है मून केतु की चार्ट के हिसाब से, मैं मॉर्निंग में उसको देख के पूरा करने की कोशिश करता हूं। तो आज क्योंकि शुक्र वक्री है 4 नंबर साइन में यानी कैंसर में, और जो चंद्रमा है वो 7 नंबर में है केतु के साथ, मून केतु का बहुत बढ़िया इंट्यूशन है वो एक बन रहा है। तो वहां पर एक छात्र ने ही, या आप कह लो एक मित्र ने ही व्हाट्सएप के द्वारा एक कोर्स के बारे में बताया, तो मैं आपको बता दूं कि आप करना चाहे कोई भी चीज कीजिए, हर चीज जिंदगी में रिस्की है। आप, अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको अच्छे एडवाइजर मिलते हैं, आप स्टॉक मार्केट में पैसा जरूर लगाएं, लेकिन लगाने से पहले अगर आपको कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, आप उसको वहीं पर रोक दें, इसीलिए वीडियो बनाया है। जय श्री राम।